हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मेरे एजुकेशन जीनियस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर इन फुल डिटेल्स। दोस्तों, हम वीडियो में पूरी डिटेल्स कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और उम्मीद करता हूँ जब आप लास्ट में पहुँचोगे तब तक आपको एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर को समझने के लिए हमें एक दो टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि क्लाइमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट। ज़्यादातर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और क्लाइमेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, वेदर को हम फिजिकल स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फिजिकल स्टेट और कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की। इसमें हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? टेम्परेचर को, प्रेसिपिटेशन को, CO2 एंड डस्ट। क्लाइमेट में क्या होता है दोस्तों? ये भी होता तो सेम है वेदर की तरह, लेकिन एक लंबे पीरियड के लिए होता है, फॉर 20-30 ईयर्स। और जो लंबे पीरियड के लिए सेम फिजिकल स्टेट और फिजिकल कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? उसके बाद हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। एटमॉस्फेयर होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों, एनवलप ऑफ गैसेस अराउंड अस इन लेयर्स। कि हमारे सराउंडिंग में एक एनवलप है गैसेस का, बहुत सारा, जो कि लेयर्स में डिवाइडेड है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका रीज़न क्या है? कि अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है उसका रीज़न क्या है, उसकी फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? तो जो वन रीज़न है ना, वन ऑफ द बेस्ट रीज़न फॉर एटमॉस्फेयर इज़ दैट कि अर्थ की ग्रेविटी है जिसने एटमॉस्फेयर को स्टोर करके रखा हुआ है। और दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जैसे नाइट्रोजन आप सभी को पता होगा 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड अदर गैसेस मोस्टली आर्गन कितना होता है? 0.9%। एंड ऑक्सीजन आपको बता दिया 21%। ओजोन ओजोन होता है 0.005%। ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है गैसेस का। तो अब हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे था। हाँ, तो दोस्तों, हमें पता है कि जो एज ऑफ अर्थ है ना, वो है 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4,600 मिलियन साल। जब अर्थ का ओरिजिन था ना, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। एंड अर्थ ने इतना हाई टेम्परेचर और ग्रेविटी से अर्थ ने कुछ गैसेस अट्रैक्ट की विद द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मेनली गैसेस वर हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो अर्थ में फर्स्ट में गैसेस थी वो थी हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रोमाइडियल एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू हाई टेम्परेचर हीलियम एक्सपेंड्स। दोस्तों, इसका मतलब अर्थ का हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये लाइट गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों गैसें एक्सपेंड होगी। और जो अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम मोस्ट अबंडेंट मात्रा में थी, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि अर्थ ऑल्सो इज फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टार्स, क्योंकि जो अर्थ है वो भी किसी पेरेंट स्टार से बना है, और जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर पेरेंट स्टार सन से ही बना है, और उनके अंदर जो क्या होती है कि हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो पहला प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम की मात्रा ज़्यादा थी। फिर
जैसे जैसे आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और अर्थ मोल्टन और सेमी मोल्टन स्टेज में थी। फिर जो आइसी कोमेट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आइसी कोमेट्स, जैसे ये इस पिक्चर में ये आइसी कोमेट्स है दोस्तों। ये बर्फ़ का एक ह्यूज रॉक पीस होता है बर्फ़ का, जो कि फुली फ्रीज्ड होता है। ये अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक किया, टकराए, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस था वो सॉलिडिफाई हुआ, और सॉलिडिफाई होने की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल के वहाँ पे वाटर वेपर्स आए, और जो वोल्केनिक इरेप्शंस हुए, जिसकी वजह से अर्थ के जो अंदर से जो मैग्मा था वो लावा बन के बाहर आया, जिसमें बहुत सारी गैसेस बाहर आई, जिसको कहते हैं, जो प्रोसेस रिलीजेज ऑफ गैसेस प्रोसेस इज नोन एज डी गैसिंग, जिसमें कुछ सारी गैसेस हैं, जैसे कि थी SO2, CO2, SO2, CO2, CH4, N2 एंड H2O वाटर वेपर्स भी थे, एंड डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। तो जो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हुआ हमारे पास, वोल्केनिक इरप्शन एंड ग्रेविटी। जैसे H2 वेपर्स बाहर आए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स इनटू H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लाइटर थी, तो जिसकी वजह से वो अपर सरफेस में, अपर एटमॉस्फेयर में चली गई। ऑक्सीजन हैवियर है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सरफेस पे आ गई, और जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी। और उस टाइम पे तब तक ऑक्सीजन थी नहीं, वोल्केनिक eruptions होने की वजह से जैसे CO2 बाहर निकली, तो CO2 भी काफ़ी एबंडेंट मात्रा में थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, जिसकी वजह से जो हायर कंसनट्रेशन था ना CO2 का, उसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स हुई, ग्रीन प्लांट्स आए। ग्रीन प्लांट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। फोटोसिंथेसिस की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और CO2 का लेवल कम हुआ। तो दोस्तों ये ऐसे हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। अब एटमॉस्फेयर एक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है कि हमारा एटमॉस्फेयर किन लेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले 90% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज एट 6 to 6.5 किलोमीटर। डेंसर गैसेज ऑन और नियर द सरफेस। इसमें क्या है दोस्तों कि जो 90% एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन ना, वो सिर्फ अर्थ का जो मीन सी लेवल है ना, उससे 6 और 6.5 किलोमीटर की हाइट तक ही है। मतलब ज़्यादातर जो गैसेज हैं वो इधर इसी एरिया के, इसी हाइट के मतलब अंदर हैं। बाकी जितना जितना आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे, उतना उतना कंसंट्रेशन गैसेस का भी कम होता जाएगा। और जो डेंसर गैसेज हैं वो अर्थ के सरफेस के नियर हैं, और जो लाइटर गैसेज हैं वो अबव डेंसर हैं, और जो लाइटेस्ट गैस हैं जो बहुत हल्की हैं वो टॉप पे हैं। और दोस्तों ये है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। ये है दोस्तों एलिवेशन एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, कि जैसे जैसे अब आप 1 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो 6.5 डिग्री तक का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और यहाँ पे हाइट भी दी हुई है, ट्रोपोस्फेयर अराउंड 20 किलोमीटर, स्टेथोस्फेयर अराउंड 50 किलोमीटर, मीजोस्फेयर अराउंड 85 किलोमीटर, एंड थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर, एंड एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर। ये जो है ये मीन सी लेवल से है, अर्थ के सरफेस से। अब दोस्तों मोर वेदर फिनोमिना एट द ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस विद द एलिवेशन। इसमें
इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी ज़्यादातर वेदर फिनोमिना होते हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है या रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन या ज़्यादातर जो वेदर फिनोमिना होते हैं वो दोस्तों ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होता है एलिवेशन की वजह से, जो हमने अभी पढ़ा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो वार्मर गैसेज होती है ना वो एक्सपेंड करती हैं अबव द सरफेस। जैसे ये अर्थ है हमारी और इसका जो सरफेस है, इसके ऊपर जो वार्मर गैसेज होगी ना वो एक्सपेंड करेंगी, क्योंकि वार्मर जैसे जैसे किसी भी चीज़ को हम ईट करते हैं ना तो वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। तो जो वार्मर गैसेज एक्सपेंड अबव द सरफेस। टेम्परेचर रिड्यूसेस विद द हाइट, मीन्स अपर वी गो कूलर वी फील। मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर हाइट पे जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर को हम जोन ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं। जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा कि जितने भी ज़्यादातर वेदर फिनोमिना होते हैं ना वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर, एट इक्वेटर अप टू 18 किलोमीटर एंड अप टू पोल्स 8.5 किलोमीटर। नॉर्मली जैसे कि एट जो ट्रोपोस्फेयर होता है कि वो 12 किलोमीटर तक एक्सपेंड होता है, लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है कि इक्वेटर पे हमने पिछले उसमें भी कवर किया था चैप्टर में, हमारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो कि इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर सनरेज रहती हैं। सनरेज की वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैसेज हैं वो एक्सपेंड करती हैं, और इसी वजह से इक्वेटर पे ये मान लो ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इक्वेटर पे क्या करता है कि गैसेज एक्सपेंड करने की वजह से 18 किलोमीटर भी चला जाता है ट्रोपोस्फेयर, और जो 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, और वहाँ पे क्या होता है कि सबसाइडिंग ऑफ एयर होता है, एयर मास सबसाइड करता है, तो वहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो होता है 8.5 किलोमीटर तक। सो अगर हम इससे इसको कनेक्ट करके देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो स्लांटिक भी हो सकता है, क्योंकि जो पोल्स पे ग्रेविटी होती है वो भी हाई होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी लो होती है। अब पोल्स पे ग्रेविटी हाई होने की वजह से वो एयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो एक्सपैंड नहीं होने देता, लेकिन पोल्स इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है तो जिसकी वजह से एयर भी एक्सटेंड होती है। अब दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर, और जो स्ट्रेटोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो बीच में एक रीजन होता है जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती हैं, जैसे कि ये लाइन है और इसके पार जैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है और इसके पास स्ट्रेटोस्फेयर है, जो तो ये जोन है जे जोन, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मेनली ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रोप स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन ओजोन लेयर किस काम आती है, ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमारी मदद करती है। जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो वहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी मैक्सिमम प्रेजेंस होती है 35 लेयर ऑफ 35 किलोमीटर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ओजोनोस्फेयर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड यूवी रेज स्प्लिट ऑक्सीजन इन एटमिक फॉर्म। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हमें ओजोन के लिए फॉर्मेशन के लिए, एक मिनट यहाँ पे समझाते हैं हम इस स्लाइड में। ओजोन के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि O2 प्लस ऑक्सीजन का एक मतलब कि O2 का O एक नेसेंट एटम जिसकी वजह से O3 फॉर्मेशन होती है। अब ऑक्सीजन के एक एटम को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है,
और वो एनर्जी क्या होती है, वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी रेज कैन ब्रेक O2 इंटू 2 एटम्स, O+O, यानी कि 1 नेसेंट एटम ऑक्सीजन का, जो अदर ऑक्सीजन से मिलके O3 ओजोन लेयर बनाता है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो O2 को कॉन्टिन्यूसली ब्रेक करती रहती हैं एंड मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, और इसको हम कहते हैं चैपमैन साइकिल्स भी कहते हैं। और जो ओजोन होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीकर होते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा O2+O में भी स्प्लिट हो जाती है। अब दोस्तों जो फ्लोरीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FO, फ्लोरीन ऑक्साइड, फ्लोराइड ऑक्साइड। और जो क्लोरीन O2 के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, CO, यानी कि क्लोराइड ऑक्साइड। और जो O2 होती है वो किसके साथ बॉन्ड बनाती है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। एंड अब ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो फिर ये क्या करेगी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक आने देगी। Cl2O ये मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है जो कि AC रेफ्रिजरेटर्स में होता है। और जो पोल्स होता है उसमें जो रेंज होती है वहाँ पे 7-8 किलोमीटर तक की रेंज होती है। वहाँ पे एयर क्या होती है, वो सिंक करती है, जिसकी वजह से ये मान लो इक्वेटर है, यहाँ पे ये पोल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होने की वजह से जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन होती हैं वो यहाँ पे क्या वैक्यूम को जाके फिल करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्स पे ओजोन का डिप्लीशन ज़्यादा होता है। और इसको रोकने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बनाया गया था, जिसमें दोस्तों बैन किया गया था CFC को बैन किया गया था ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। ये मेनली पोलर कंट्रीज ने किया था, UK, कनाडा एंड USA। अब जो नेक्स्ट लेयर होती है उसका नाम है दोस्तों मीजोस्फेयर। लेकिन जो वही फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो लाइन होती है या जो लेयर होती है जो इसको मीजोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर को अलग अलग डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। दोस्तों मीजोस्फेयर एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसमें कुछ भी मेनली चीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं, बस ये एक लेयर है जो लोअर एटमॉस्फेयर को और अपर एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है। अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन मीजोस्फेयर। हाँ, बट ये होता है कि जो मिट्योर्स होते हैं वो मिट्योर्स जो मिट्रोइड्स होते हैं, यानी कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं या सन के जो अराउंड मिट्योर्स होते हैं, वो जैसे ही हम स्पेस से आते हैं वो स्पेस से आते वक्त फ्रिक्शन रिलीज करते हैं। फ्रिक्शन रिलीज करने की वजह से वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मिट्योर्स होते हैं ना वो इसी लेयर में आके ख़त्म हो जाते हैं। बस ये इसीलिए फेमस है कि ज़्यादातर मिट्योर्स मीजोस्फेयर तक आते आते बाय द रीच मिट्योर्स बर्न इन दिस लेयर बाय द रीच ऑफ द टाइम। ये एक्सटेंड होती है अप टू 80 किलोमीटर। अब दोस्तों नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब दोस्तों मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोपोज। अब दोस्तों ये है थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है, मेनली टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हीट होती है जो सनलाइट की, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। रेडिएशन सन की स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स को लीड करती हैं, और दैट चार्ज पार्टिकल्स की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर क्या होता है,
कि जो जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ पे आयंस होते हैं, जहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं, जहाँ से सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ से हम जैसे अर्थ से सिग्नल जाते हैं वो आयोनोस्फेयर में आयंस के साथ टकराते हैं और वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो ये आयनोस्फेयर है ये थर्मोस्फेयर का पार्ट होता है एंड डिसअपियर्स आफ्टर सनसेट। और सनसेट के बाद में ज़्यादातर टाइम डिसअपियर हो जाती है ये आयनोस्फेयर की जो लेयर होती है। अब आयनोस्फेयर की जो लेयर होती है वो भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। वन इज डी लेयर, वन इज ए लेयर एंड वन इज एफ लेयर। जो डी लेयर होती है वो लोवेस्ट लेयर होती है आयनोस्फेयर की एंड डिसअपियर आफ्टर सनसेट। और सनसेट के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। जो ई लेयर होती है उसको हम कैनली हैवीसाइड लेयर भी बोलते हैं और ये डिसअपियर हो जाती है, ये भी सनसेट के बाद डिसअपियर हो जाती है। और ये मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। जो एफ लेयर होती है उसको हम एपल्टन लेयर बोलते हैं, एफ लेयर। और ये डिसोसिएट हो जाती है आफ्टर सनसेट। ये कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती बट ज़्यादातर हद तक डिसोसिएट हो ही जाती है, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती। और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है। अब दोस्तों लास्ट स्पेयर, एक्सोस्फेयर, ये हमारे ज़्यादातर यूज़ का नहीं होता। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे मैग्नेटिक कॉस्मिक रेज एंड बोम्बार्डमेंट एलिमेंट ऑफ स्पेस चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। जो भी मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं स्पेस के, यूनिवर्स से, या जो भी बोम्बार्डमेंट, ये मिटियोर्स वगैरह, या मतलब जो भी रॉक स्पीसीज आती हैं वो ज़्यादातर मेनली एक्सोस्फेयर तक ही सीमित रहती हैं। ये आउटर मोस्ट सरफेस होता है, मतलब आउटर मोस्ट एटमोसफेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। और आपने ये पढ़ा था कि ये 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, 10,000 किलोमीटर तक। तो दोस्तों एटमोसफेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर में ये 5 लेयर होती हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोबारा, लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन हेक्सोस्फेयर। तो दोस्तों एटमॉस्फेयर एंड इसके स्ट्रक्चर में यही था, एटमॉस्फेयर एंड उसकी लेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।